अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस खौफनाक और दहशतनाक कहानी का आगाज़ करते हैं। ये कहानी इस वाक़ये से मुताल्लिक़ है जो गुज़िश्ता साल गर्मियों के महीने में हमारे साथ पेश आया था। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम कज़न्स अपने आबाई गांव नूरपुर गए थे, जहां हमारे दादा और दादी का बहुत बड़ा मकान है। दरअसल वो शहर की हंगामा परवर और गर्द आलूद फिजाओं में रहने की बजाय गांव की सरसब्ज़ तरोताज़ा फ़ज़ा और माहौल में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए ताया जान और अब्बू के बेहद इसरार के बावजूद वो शहर में हमारी बड़ी सी कोठी में आकर शहर की आलूदा फिजाओं में बीमार होना नहीं चाहते। यही वजह है कि 100 वर्ष की उम्र के बावजूद वो दोनों अभी तक सेहतमंद और चाको चौबंद हैं। चूँकि नूरपुर पंजाब का एक दूर दराज मगर इंतहाई सरसब्ज इलाका है, लिहाजा हम सब हर साल गर्मियों की छुट्टियां गुजारने नूरपुर आते हैं। लेकिन गुज़िश्ता साल नूरपुर में पेश आने वाले वाक़ये ने हम सब कज़न्स को बेहद खौफज़दा कर दिया। बिलखुसूस मुझसे छोटा फरहान, जो मिजाजन चुलबुला हुआ करता था। इस वाक़ये की वजह से पूरा साल गुजरने के बावजूद अब तक सहमा हुआ रहता है। दरअसल वाक़या कुछ यूँ है कि हर साल की तरह गुज़िश्ता साल भी 9वीं जमात के इम्तहानात से फ़ारिग होने के बाद हम सब कज़न्स यानी मेरे ताया रियाज़ अहमद और मेरे अब्बू बशीर अहमद शहर में एक ही कोठी में ऊपर नीचे के पोर्शन में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रिहाइश पजीर हैं और हमारा लेदर गारमेंट्स का कारोबार भी साथ ही है। चूँकि ताया जान और अम्मी आपस में बहनें भी हैं, इसलिए दोनों ख़ानदानों में मिसाली मोहब्बत और यगानगत है, जिसके बायस हम सब कज़न एक ही घर में बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ताया जान के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जबकि हम 4 बहन भाई हैं, यानी 3 बहनें और 1 भाई। बहरहाल फाइनल एग्ज़ाम से फ़ारिग होते ही हम सब कज़न छोटे मामू, जो अभी कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं, इनके साथ नूरपुर गांव रवाना हुए। चूँकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, इसलिए हम सब मामू के साथ बैठे सफ़र को एंजॉय करते हुए आपस में गप्पे लड़ाते हुए जा रहे थे। तीनों लड़कियां यानी मेरी बहन शमा और तायाजाद सना और रोशनी पिछली सीटों पर अपनी बातों में मगन थीं। हम सब पहले स्कूल के किस्सों में इतने मगन थे कि सफ़र कटने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब नूरपुर गांव की हुदूद में गाड़ी दाखिल हुई तो ड्राइवर ने ही हमें सरसब्ज़ लहलहाते खेतों की जानिब मुतवज्जा किया। साफ़ सुथरी पक्की सड़क के दोनों अतराफ गंदम की फसल लहलहा रही थी और बीच पगडंडी नुमा सड़क से हमारी गाड़ी गुजर रही थी। तभी ड्राइवर के कहने पर हम सब बेसाख्ता खिड़कियों की जानिब लपके और पर्दे हटाकर बाहर के खूबसूरत सरसब्ज़ नज़ारों की दिलकशी में महव हो गए। गंदम की फसल तैयार खड़ी थी, सुनहरी बालियों के ढेर जैसे सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। हालांकि ये और ऐसे बेशुमार दिलकश मनाजिर हमारे लिए नए नहीं थे, लेकिन कुदरत के इन दिलकश फितरी मनाजिर में कुछ ऐसी कशिश है कि जितनी बार देखो ये मंजर आंखों को भले और दिल को ताजगी बख्शते हैं। बहरहाल ड्राइवर काफ़ी तेज़ रफ्तारी से आगे की तरफ सफ़र तय कर रहा था, क्योंकि दोपहर सर पर थी और हम सबको भूख भी लग रही थी। थोड़ी ही देर में हम नूरपुर गांव के दाखिली फाटक पर पहुंच चुके थे। वहां रुककर मामू ने हलवाई की दुकान से ढेर सारी मिठाई और दादी की पसंदीदा मिठाई रसमलाई खरीदी थी। फिर गाड़ी आगे रवाना हो गई। अगले आधे घंटे के बाद हम नारियल, केले, अमरूद, आम और चीकू के सब दरख्तों में घिरे बड़े से बाग के दरमियान बने सुर्ख ईंटों के बड़े से मकान के सामने मौजूद थे। ड्राइवर के बरामदे में गाड़ी पार्क करते ही घरेलू मुलाजमीन ने आकर गाड़ी से सामान उठाना शुरू किया और हम सब ने अंदर की जानिब दौड़ लगा दी, जहां दादा दादी और घर के सबसे पुराने मुलाजिम सलीम चाचा बेचैनी से हम सब की आमद के मुंतज़िर थे। हम सब बड़े हाल में पहुंचे तो 6.5 फीट के लंबे चौड़े दादा और लहीम शहीम दादी ने हम सबको अपनी आगोश में समेट कर ढेरों प्यार किया, जबकि मुलाजमीन हमारी आमद से पहले ही दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। तब दादी जान ने हम सबको मुखातिब करके हुए कहा, चलो बच्चों, पहले तुम लोग नहा धोकर ताज़ा दम हो जाओ, फिर सब मिलकर बड़े हाल में खाना खाएंगे। दादी का बाआवाज़ बुलंद फरमान जारी होते ही सबके फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गए। सबसे पहले मुझसे छोटा फरहान बोला,
दादी, मैंने गुड़ वाले चावल खाने हैं। लिहाजा फरहान को देखकर ज़ीशान और उमर भी पीछे नहीं रहे। दादी, हमें भी खाने में आम की मीठी चटनी खानी है। ज़ीशान और उमर की इसी मासूमियत पर मैं और मामू जी दिल खोल कर हंसे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद बड़े हाल में गांव के रवायती खानों से उठती इश्तहाअंगेज़ खुशबुओं ने सबकी भूख बढ़ा दी थी और सब ज़रूरत से ज़्यादा ही खा बैठे थे और अब आराम करने की कसम से मुश्तरका कमरे में आराम के लिए चले आए थे, जबकि लड़कियां भरी धूप में अपनी दिलचस्प सरगर्मी यानी आम और पीपल के घने दरख्तों पर डाले गए झूलों पर झूलने चल दी थीं। शाम को 5 बजे मुँह हाथ धोकर हम सारे लड़के मामू के साथ दादा और दादी से इजाज़त लेकर गांव की नहर की जानिब चल पड़े थे, जहां हमारी ज़ाती ज़मीनें हैं। चूँकि फसलों को पानी दिया जा चुका था, इसलिए नहर में पानी ज़्यादा नहीं था, मगर मामू के मना करने पर हम लड़कों ने नहर में नहाने से गुरेज किया। अलबत्ता खेतों में लगे ट्यूबवेल के ठंडे पानी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। वक्त गुजरने का अंदाज़ा नहीं हुआ और 6:30 बजे मलकजा सुरमई अंधेरा फैलते ही इर्द गिर्द के घरों से दहकते तंदूरों में पकती रोटियों की सौंधी सौंधी महक ने हम सबको घर की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा मामू ने हम सब लड़कों को बुला के इकट्ठा किया और फिर पैदल ही हम घर की जानिब चल पड़े। अभी हम घर से चंद फरलांग के फासले पर थे कि वहाँ मौजूद एक अंधे कुएं के पास एक काली बिल्ली को बैठे देखा। इस बिल्ली की आंखें बड़ी अजीब सी थीं, जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की बोलती आंखें हों। मैंने बड़े गौर से रुककर इस बिल्ली को देखा था और मामू को भी बताया था, लेकिन जवाबन मामू बोले, देखो काशान, ये गांव है और यहाँ अब भी पुराने ज़माने की तोहम परस्ती के वाक़यात को माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अच्छा नहीं होता, इसलिए बिल्ली से कोई छेड़छाड़ किए बगैर चुपचाप यहाँ से निकल चलो। फरहान के मिजाज को तुम जानते हो, कहीं इसकी किसी शरारत से हम सब किसी मुसीबत में न फंस जाएं। अभी मामू ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि फरहान ने ज़मीन से पत्थर उठा के कुएं के पास बैठी काली बिल्ली को मारा, जो ऐन बिल्ली की दाहिनी आंख पर जाके लगा और वो जोर की गुर्राहट के साथ वहां से भाग गई। इससे पहले कि मामू फरहान की इस हरकत पर सजिश करते, बिल्ली की खौफनाक गुर्राहट से सबने वहां से दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर हम सब रास्ते के इस मामूली से वाक़ये को भूल भी चुके थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आगे जाकर ये मामूली सा वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ी सबक आमोज़ कहानी बन जाएगा। चूँकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और सवेरे उठ भी जल्द जाते हैं, इसलिए मगरिब के बाद ही सलीम चाचा ने खाना तैयार होने की इत्तला दी थी। लिहाजा हम सब मामूल के मुताबिक मुंह हाथ धोकर बड़े हाल में पहुंच गए। खाने से फारिग होकर सबकी मुश्तरका फरमाइश थी कि आज दादी जान से कोई पुराने ज़माने का खौफनाक किस्सा या कहानी सुनेंगे। लिहाजा सबने अंदर कमरों में सोने से इनकार कर दिया था और कुछ इस रोज़ फिज़ा में हब्स भी था। लिहाजा मुलाजिम से कहकर हम सब के लिए घर के खुले दालान में चारपाइयाँ बिछा दी गई थीं। हम सब दालान में पास पास चारपाइयों पर बैठे दादी के इशा की नमाज से फारिग होने के मुंतज़िर थे। हालांकि वो रोज़ ही हमें बाकायदगी से 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन करती थीं। फजर में बाकायदा सर पर खड़े होकर सबको नमाज के लिए उठाती थीं, जिनमें से मैं और मामू ही बमुश्किल उठकर नमाज पढ़ते थे, फिर दोबारा लंबी तान के सो जाते थे। बहरहाल थोड़ी देर बाद चिकन के सफ़ेद बुर्राक सूट में दादी अपनी मखसूस लाठी हाथ में थामे चली आईं तो सबने मुश्तरका दादी कहानी सुनाएं का नारा बुलंद किया। जवाबन दादी अपने पुरनूर चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठ गईं, जबकि कुछ फासले पर अपने पलंग पर बैठे दादा गर्म हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हमारी फरमाइश सुनकर दादी से मुखातिब होकर बोले, सुनो भगवान, कोई सचमुच की खौफनाक कहानी सुनाकर बच्चों को परेशान मत कर देना। बस अपने और मेरे बचपन का कोई किस्सा सुना दो, वरना रात का वक्त है, बच्चे डर जाएंगे। जाने दादा जान की सरजिश में क्या बात थी कि मुझे लगा उन्होंने दानिस्ता दादी जान को किसी ख़ास बात से रोका हो, क्योंकि दादी ने जवाब दिए बगैर बस हाथ से इशारा किया था और दादा समझ गए थे, इसलिए फिर से अपने मशगले में मगन हो गए। फिर दादी ने वाकई अपने बचपन का वाक़या सुनाना शुरू किया, जब वो अपने फलों के बाग में भरी दोपहरी में घूमा करती थीं और कच्चे अमरूद और कैरियाँ तोड़ा करती थीं। अभी वो ऐसा ही एक वाक़या सुना रही थी कि मेरी नज़र दालान की मुंडेर पर बैठी काली बिल्ली पर पड़ी। चांद की रोशनी में वो बिल्ली मुझे साफ नज़र आ रही थी और बगौर देखने पर मैं चौंका बल्कि उछल पड़ा था।
یہ وہی بلی تھی جو آج نہر سے واپسی پر راستے میں کنویں کے پاس موجود تھی اور جسے فرحان نے پتھر مارا تھا۔ اس بلی کی آنکھ سے ابھی تک سرخ سرخ خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر بے اختیار خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ساتھ بیٹھے ماموں کو کوہنی مار کے دیوار کی منڈپ پر بیٹھی کالی بلی کی جانب اشارہ کیا۔ تب ماموں بھی بری طرح چونکے، کیونکہ میری طرح انہوں نے بھی اس کالی بلی میں غیر معمولی پراسراریت محسوس کی تھی۔ دراصل وہ کالی بلی مسلسل دیوار سے ٹیک لگائے فرحان کو گھور رہی تھی اور تبھی میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ فرحان نے ہی اس بلی کو پتھر مار کے زخمی کیا تھا، کہیں یہ بلی فرحان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے دل میں اچانک ہی یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں نے فوراً سے پیشتر سب کو مخاطب کر کے کہا، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو اس کھلے آسمان کے نیچے سردی لگ رہی ہے، چلو ہم سب اندر چل کے سوتے ہیں۔ میرے یہ کہنے پر دادی کے بائیں گھٹنے پر سر رکھ کے ذیشان اور عمر نے منہ بسور کے مجھے دیکھا۔ وہ قصہ بیچ میں ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے اور فرحان بھی ان کا ہمنوا بن گیا تھا، لیکن میرے اصرار پر بے اختیار دادی نے سامنے دیوار کی منڈیر کی جانب دیکھا تھا اور اچنبھے میں رہ گئیں۔ شاید انہوں نے کچھ محسوس کیا تھا، ورنہ ہم نے کالی بلی کی وہاں موجودگی کے بارے میں دادی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے بھی میری بات کی تائید کی تھی۔ البتہ ان سب کی ضد کی وجہ سے مجھے اور ماموں کو بھی اس رات وہیں چارپائی پر سونا پڑا تھا، لیکن میری چھٹی حس خطرے کا الارم دے رہی تھی، اس لیے میں نے ذیشان، عمر اور فرحان کی ضد کی وجہ سے بالخصوص فرحان کو دادی کے ساتھ ان کے بڑے سے پلنگ پر سونے کے لیے کہا تھا۔ وہ 13 برس کا تھا اور چونکہ سب گھر بھر کا لاڈلا بھی تھا، اس لیے جانے کہ مجھے اس کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ جانے اس کالی بلی کی آنکھوں میں کیسی وحشت تھی کہ میں ڈر گیا تھا۔ میں توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے قدرتی طور پر فطری لگاؤ اور محبت کے باعث میرے دل میں فرحان کی فکر بڑھ گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مار کے اچھا نہیں کیا، جیسے وہ کالی بلی حقیقت میں جانور نہیں کوئی اور مخلوق ہو، کیونکہ جس وقت فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مارا تھا جب سے اب تک، اگر وہ بلی عام جانور تھی تو اس کا خون خشک ہو جانا چاہیے تھا، مگر بلی کی آنکھ سے اب بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا، جس کے باعث مجھے خوف کے ساتھ ساتھ کسی انہونی کا بھی ڈر تھا۔ بہرحال دادی کے چونک کر دیوار کی جانب دیکھنے اور پھر خاموشی اختیار کر لینے پر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ دادی نے بلی کو دیکھ کر انجانے پن کا کیوں تاثر دیا؟ اگر بلی ہمیں نظر آ رہی تھی تو انہیں بھی نظر آئی ہوگی، پھر انہوں نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ حالانکہ بلی کی جانب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اچانک اچھپے کے ساتھ فکر مندی بھی امنڈ آئی تھی۔ ان کی خاموشی پر میں نے دانستہ فرحان کو دادی کے ساتھ سونے کی تاکید کی تھی، تب جا کر مجھے اطمینان نصیب ہوا تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ دادی کی موجودگی میں وہ کالی بلی فرحان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر بعد ہم سب گہری نیند میں چلے گئے۔ شاید کوئی رات 3 بجے کا وقت ہوگا، تب اچانک مجھے پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا اور ماموں کا پلنگ ساتھ ساتھ بچھا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر بے ساختہ دادی کے پلنگ پر گئی تھی اور وہاں ان کو نہ پا کر میں بے اختیار اپنے پلنگ سے چھلانگ لگا کے اترا۔ فرحان کو قریب ہی صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی تو میں دادی کی تلاش میں آگے بڑھا، اور تب میری آنکھیں خوف اور حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے دادی کو سامنے صحن کی دیوار کے پاس کھڑے دیکھا۔ میں مکینیکی انداز میں چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو وہ کالی بلی سے کہہ رہی تھی، یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ تیرے زخم سے تو خون بہہ رہا ہے، کہیں کسی شرارتی بچے نے تو نہیں مارا؟ دیکھ اس کو معاف کر دینا، معصوم بچے فرشتہ ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پھر تجھے ضرورت کیا ہے ادھر ادھر گھومنے کی؟ آ میں تیرا زخم صاف کر دوں۔ دادی اس کالی بلی سے باتیں کر رہی تھی جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہوں۔ میری خوف سے گھیگی بن چکی تھی، کیونکہ آنن فانن دادی نے دونوں بازو پھیلا کے اس کالی بلی کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا، پھر وہیں بیٹھ کر اس کا زخم صاف کرنے لگیں، ساتھ ہی اس سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ میں وہیں کھڑا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دادی بار بار اسے ایک ہی تاکید کر رہی تھی کہ دیکھ شامو، جس بچے نے بھی یہ شرارت کی ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچانا، اسے کیا معلوم تھا کہ تو کون ہے؟ اور ہاں، شہر سے بچے آئے ہوئے ہیں، جب تک وہ سب یہاں ہیں تو یہاں مت آنا، وہ بیچارے خوف زدہ ہو جائیں گے۔
दादी अपनी बात मुकम्मल करके काली बिल्ली को दोबारा दीवार की मुंडेर पर बिठा के कह रही थी, अब तू अपने ठिकाने पर जा, सुबह होने वाली है। किसी बच्चे की आंख खुल गई तो वो तरह तरह के सवाल करेंगे। दादी उठ खड़ी हुई थी और जाने कहाँ से मेरे अंदर इतनी ताकत आई थी कि मैं उल्टे पाँव वहाँ से तेजी से आकर वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद वाकई सुबह होने वाली थी, क्योंकि फजर की नमाज के लिए दादी वुजू करने अंदर जा चुकी थी। मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मुझे फरहान की फिक्र सता रही थी, क्योंकि दादी को मालूम नहीं था कि इस काली बिल्ली, जो कि असल में पुरस्रार मखलूक थी, इसको फरहान ने पत्थर मार के जख्मी किया है। तभी मेरे दिल में ख्याल आया था कि मुझे दादी को बता देना चाहिए कि बिल्ली को फरहान ने पत्थर मार के जख्मी किया है। दरअसल मेरे दिल में अब भी ये डर था कि कहीं वो पुरस्रार मखलूक फरहान को नुकसान न पहुंचा दे। अगरचे दादी ने इस काली बिल्ली को ताकीद की थी कि वो इस अनजाने बच्चे को माफ़ कर दे, इसे कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन मेरे दिल को बेचैनी लाहक थी। इसीलिए सुबह होते ही मैंने दादी को जा लिया। वो फजर की नमाज अपने कमरे में पढ़ रही थीं। इनके फारिग होते ही मैंने इनसे सवाल कर डाला, दादी, रात आप इस काली बिल्ली से जो बातें कर रही थी वो मैंने सुन ली थी। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस काली बिल्ली को फरहान ने पत्थर मारकर ज़ख्मी किया था। पहले मैं भी इसे आम जानवर समझा था, लेकिन कल रात आपको इससे बातें करते सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि कोई पुरस्रार मखलूक है। आखिर इसकी हकीकत क्या है? कहीं वो फरहान को नुकसान न पहुंचा दे। प्लीज़ आप मुझे बताएं, आखिर ये माजरा क्या है? मेरे इसरार पर मजबूरन दादी को इस काली बिल्ली की हकीकत बताना पड़ी। काशान, जिसे तुम बिल्ली समझ रहे हो और जिसे फरहान ने पत्थर मार के उसकी एक आंख ज़ाया कर दी है, वो दरअसल एक हिंदू बच्चे की आत्मा है। शहर के पढ़े लिखे लोग जिन भूतों पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन ये सच है, ये भी अल्लाह की मखलूक होते हैं, कुछ नेक और कुछ शरारती। मगर ये हिंदू बच्चा हमारे घर का वफादार मुलाजिम था। मैंने हमेशा इसे घर के दूसरे बच्चों की तरह समझा। इसे मुलाजिम समझकर बदसलूकी या तफरीक कुछ नहीं किया था, इसीलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा करीब था। एक रात वो गांव में लगे मेले से वापस आ रहा था और रास्ते में किसी चोर लुटेरे ने उसे लूट लिया और उसके हाथ से घड़ी छीन कर उसे जिंदा कुएं में फेंक कर फरार हो गया। जब वो घर वापस न लौटा तो तुम्हारे दादा ने चारों तरफ मुलाजमीन दौड़ाकर इसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मायूस होकर वापस आ गए। 4 दिन बाद घर से करीब अंधे कुएं से इसकी गली सड़ी लाश मिली। ये उस वक्त का वाकया है जब तुम्हारे अब्बू और चचा बच्चे थे। वो हिंदू बच्चा इन्हीं के साथ पला बड़ा था। इसकी बेबसी की मौत का हम सबको बहुत सदमा था। बेचारा अंधे कुएं में दिन रात जिंदा पड़ा, जाने कब तक तड़पता रहा होगा। फिर जाके भूख प्यास और जख्मों से चूर बदन से रूह निकली होगी। चूँकि हिंदू धर्म में दूसरे जन्म का अकीदा पुख्ता होता है, इसलिए गांव के सभी लोगों का इसकी नागहानी मौत पर कहना था कि ये बच्चा दूसरा जन्म लेकर अपने कातिल से अपनी मौत का बदला ज़रूर लेगा, और वाकई ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद गांव के फाटक पर एक अनजान शख्स की लाश पड़ी मिली, जिसकी आंखें किसी जानवर ने पंजों से निकाली हुई थीं। बाद में पता चला कि वो शख्स किसी दूसरे गांव का चोर उचक्का था। चूँकि दूसरे जन्म में उसने बिल्ली की शक्ल ली थी, इसलिए तब ही अपनी मौत के कुछ अरसे बाद से उसने काली बिल्ली पर मुस्तकिल बनकर हमारे घर में डेरा डाल लिया। जिसे तुम अब देख रहे हो, ये वही काली बिल्ली है। दरअसल ये वही हिंदू बच्चा है। वो तुम्हें बिल्ली नज़र आती है, मगर मैं इसे इस इंसानी रूप में देखती हूँ जिसमें वो मेरे घर में पला बड़ा था। वो सिर्फ मुझे इंसानी शक्ल में दिखाई देता है। शायद मेरी मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी के सिले में कुदरत का ये करिश्मा है कि वो सबको एक जानवर बिल्ली की शक्ल में दिखाई देता है, लेकिन मेरी आंखें इसे अपने शामू के रूप में देखती हैं। बस यही हकीकत है इस काली बिल्ली की। लेकिन फरहान को इसे मारना नहीं चाहिए था। क्या हुआ जो वो जानवर की शक्ल में नज़र आता है, पर है तो अल्लाह की मखलूक, और अल्लाह की बेज़बान मखलूक को कभी जानबूझकर तंग नहीं करना चाहिए। क्या पता कोई दूसरी मखलूक के रूप में मौजूद हो। तब मैंने फ़िक्रमंद लहजे में जवाबन कहा, लेकिन दादी, अब फरहान को मखलूक नुकसान भी पहुंचा सकती है। प्लीज़ आप कुछ करें, मुझे
مجھے فرحان کی بہت فکر ہے۔ میری پریشان صورت دیکھ کر دادی بھی فکر مند ہو گئی تھیں اور فوراً اٹھ کر میرے ساتھ باہر دالان کی جانب دوڑی تھیں، مگر شاید ہماری باتوں میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب ہم وہاں دالان میں پہنچے تو فرحان دادی کے پلنگ سے غائب تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور انجانے دکھ نے میری آنکھیں اشک بار کر دی تھیں۔ میری چیخ کی آواز سے سب اٹھ گئے اور آنن فانن فرحان کی گمشدگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہم سب اسی وقت فرحان کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ تب اندھے کنویں کے قریب جہاں پر فرحان نے کالی بلی کو بیٹھے دیکھ کر پتھر مارا تھا، وہیں پر فرحان بے ہوشی کی حالت میں ملا۔ جب ماموں نے اس کی پشت پکڑ کے سیدھا کیا تو ہم سب کی بے اختیار چیخیں نکل گئیں، کیونکہ فرحان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں اور اس کے خالی دیدوں کی جگہ گڑھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اور ماموں نے فرحان کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اسی وقت اسے لے کر گاڑی میں شہر پہنچ گئے۔ ہاسپٹل پہنچ کر ڈاکٹرز کی بروقت ٹریٹمنٹ سے فرحان کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ اپنی دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ بس ایک معمولی سی شرارت نے فرحان کی ہنستی مسکراتی دنیا کو اندھیروں میں ڈال دیا تھا۔ اس دکھ اور صدمے نے ہم سب کو ازمویا کر دیا تھا، مگر دادی نے پڑپوتے کی محبت میں اس کالی بلی کو، جو درحقیقت میں وہ ہندو بچہ تھا جسے اپنے ہاتھوں سے دادی نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، ہمیشہ کے لیے گھر بدر کر دیا تھا، اور اپنی اس سزا کے بعد وہ کالی بلی پھر کبھی اس گھر تو دور گاؤں میں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس نے فرحان سے اس کی شرارت کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن دادی کی محبت اور شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ بس تب سے ہمارے خاندان کے سارے بچوں نے کسی بھی بے زبان جانور کو مارنے یا تکلیف پہنچانے سے گریز کیا۔ اگرچہ فرحان کی ذات کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا، مگر اس مخلوق نے اس کی جان بخش دی تھی اور ہم سب کے لیے یہی کافی تھا۔ البتہ اس واقعے کے بعد سے اس بلی کو سب نے پراسرار خونی بلی کے نام سے یاد رکھا۔